सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता है, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, और यहाँ पर इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं 1 to 5th 6 to 8 और 9 to 10th 11 to 12th के सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और यह सभी प्रश्न जो हैं पिछली आगामी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ठीक है, तो इससे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी टॉपिक कवर कर चुके थे। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और भारत का भूगोल हम लोग कवर कर चुके थे, विश्व का भूगोल अब कवर कर रहे हैं। तो आगे जो है अब हम लोग क्लास पर चलेंगे। पिछली क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर हम लोग डिटेल के साथ सभी प्रश्न करने वाले हैं, तो आप सभी लोग पूरी क्लास को एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आगामी जो TRE 3, TRE 4 और TRE 5 इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, डिटेल के साथ करने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्लास पर। इससे पिछली क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। 22 क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा था, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? वेनेजुएला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, अमेजन नदी जो है विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से जो है एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, देश पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है 23 में एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? आपको बताना है एल नीनो धारा। ऑप्शन फर्स्ट प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, प्रशांत महासागर। याद रखना है एल नीनो जो धारा है वो कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। एल नीनो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जल संधियां एवं महासागरीय गर्त से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है पनामा नहर। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो यहाँ पर किसको किसको जोड़ती है पनामा नहर? यहाँ पर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या अटलांटिक महासागर को पीला सागर से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, पनामा जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये रहा यहाँ पर पनामा नहर जो है मानव निर्मित एक जलमार्ग है। यह पनामा देश में स्थित है। वायुमंडल का संगठन से संबंधित प्रश्न देखिए पूछा गया था। यहाँ पर पूछा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सबसे कम कहाँ पर होगा आपको बताना है। तो मध्य मंडल में जो है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्य मंडल में। यहाँ पर देखिएगा समताप मंडल नहीं होगा, क्षोभ मंडल नहीं होगा, मध्य मंडल होगा। यहीं पर बात कर लेते हैं, वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग -58 डिग्री से लेकर के, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री होता है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है लगभग 85 किलोमीटर तक फैली है।
इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग -90 डिग्री तक होता है। देख सकते हैं जो मध्य मंडल होता है इसकी ऊंचाई 85 किलोमीटर होती है, लेकिन इसका तापमान जो है काफ़ी कम होता है, -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसके बाद बाह्य वायुमंडल व आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में पाया जाता है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प जो है सी सही होगा। ठीक है, मध्य मंडल। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, ताप मंडल होगा और बहिर्मंडल होगा, या फिर क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर ताप मंडल आएगा और फिर वायुमंडल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः सबसे पहले कौन सा आएगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद ताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये आपका सीरियल रहा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और देखिएगा, हमारे वायुमंडल जो है नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, 78% आपको पता होगा। वही बात कर लें इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन 21% बताई जाती है और साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। वायुदाब, आर्द्रता व पवन संचार तथा चक्रवात से संबंधित प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, तो पश्चिमी विक्षोभ है, काल वैशाखी है, मानसून से पहले की वर्षा जो कि भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी तरफ। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर से में उत्पन्न होने वाली एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी व कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यंत ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्लीट जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पादित स्थल है। एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट। ठीक है, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट रहने वाला है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। इसका डिटेल देखिएगा, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में बारिश लाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की सी माध्यम वर्षा जो है और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात लाने में सहायक होता है। साथ ही बात कर लेते हैं वन एवं मृदा से संबंधित प्रश्न। देखिए यहाँ पर वन एवं मृदा से संबंधित प्रश्न है, मिट्टी का जो निर्माण है किस प्रकार द्वारा होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मिट्टी का जो निर्माण है किस प्रक्रिया द्वारा होता है बताना है। अनाच्छादन के द्वारा होता है, उन्नयन के कारण, या अपक्षय के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। किसके द्वारा? अपक्षय के द्वारा। देखिएगा, मृदा का निर्माण जो है अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपर्दन के कारकों का चट्टान में विघटन
होता है। चट्टान के अपक्षयी पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। खनिज एवं ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा पूछ लिया गया है। यहाँ पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, अफ्रीका है, ब्राजील है या ऑस्ट्रेलिया? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक जो है उत्पादक क्या है? तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन जो है बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगर भारत का पूछा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। बात करें यहीं पर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? जीवाश्म ईंधन जो है किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो नवीकरणीय है, जैविक है, गैर नवीकरणीय है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या है, बताइएगा। चलिए, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखिए, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वो दोबारा से हम लोग इसको रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय अगर पर्पटी के मुख्य खनिज पूछा जाए तो सिलिका और एल्यूमिना है, सिलिका और निकल है, सिलिका और मैग्नीशियम है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर सी रहने वाला है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय पर्पटी कहते हैं। महासागरीय पर्पटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कार्यान्तित चट्टान का अभाव है। इसके विपरीत महाद्वीपीय पर्पटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कार्यान्तित चट्टानों की जो है प्रधानता है। इस पर्पटी की मोटाई जो है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मानव प्रजातियां अगर हम बात करें तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बताना है। जनसंख्या घटने से क्या होता है? मानव भूमि का अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? सीधी सी बात है, बढ़ जाएगा। मानव और भूमि का अनुपात क्या है? बढ़ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर कृषि पशुपालन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। सुनहरा रेशा अभिप्राय है चाय से, कपास से, पटसन से? बताना है जो सुनहरा रेशा है वो किससे संबंधित है? चाय से है, पटसन से है और कपास से है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पटसन से है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूट से, पटसन से सुनहरा रेशा। देखिए, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर जो है का अभिप्राय पटसन या जूट से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशे से अभिहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। जो बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहा जाता है? किजिसी, किलांग या कुलूफ? बताइएगा। यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्या? किजिसी। किजिसी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, बलूचिस्तान में चलवासी खानाबदोश का तंबू किजिसी कहलाता है। खानाबदोश के रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं किसको कहते हैं?
खानाबदोश के रूप में, उन लोगों के रूप में प्रवास किया है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने की बजाय क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। चेना बांग्लादेश में बोला जाता है, मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे में, या लद्दाख मलेशिया में। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही युग्म जो है लद्दाख जो है मलेशिया में बोला जाता है यहाँ पर। तो स्थानांतरणशील जो है अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में लद्दाख नाम से जाना जाता है। इसे श्रीलंका में चेन्ना, मैक्सिको में मिल्पा, या कोनूल कोमिले थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंग्या, कांगो में मसोने आदि नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है। देखिए, बेबर दहियार जो है बुंदेलखंड में बुलाया जाता है, दीपा जो है बस्तर जिला से कहा जाता है, बन्ना यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोडू जो है आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिम घाट में। इन नामों से बुलाया जाता है यहाँ पर झूम कृषि को। विविध में यहाँ पर प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, पूछा है पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और देखिए यहाँ पर पूरा देखिएगा, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। गली कटाव होता है, सीट क्षरण होता है, वनों की कटाई होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या रहने वाला है आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, गली कटाव। ठीक है, गली कटाव इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दिखेगा, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। उपरोक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो निच्छालन जो है जो लीचिंग है, निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। यहाँ पर देखिएगा, ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव जो है द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। देख सकते हैं इस प्रकार के पौधों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ द्वारा। ठीक है, जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो बर्फ द्वारा बनती हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे बनती हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर स्टैलेक्टाइट अगर कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है तो उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेग्माइट जो है कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टैलेग्माइट कहलाती है। जब कभी स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। आगे देखिएगा, रोहतास पठार, कुटुमसर गुफा, चित्रकूट आदि में ये कंदराएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है किससे संबंध है, पुर्तगाल से या फिर यूनाइटेड किंगडम से, इटली से, फ्रांस से। जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक और फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, यहाँ पर सही मिलान करना है तो सही सुमेलित कीजिए। चलिए यहाँ पर इसका जो है सही सुमेलित देखिएगा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यहाँ पर देखिएगा तो इटली से संबंधित है। जैक्स कार्टियर जो है फ्रांस से संबंधित है।
सर फ्रांसिस ड्रेक है वो यूनाइटेड किंगडम से है और फर्डिनेंड जो है मैगलन पुर्तगाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 4 2 1 इसका जो है सीरियल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, 4 इसके बाद 2 और 1 इसका जो सही मिलान है आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थांडिंग यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है थांडी यूट, ठीक है, महोत्सव जो है 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया, चिली में, नेपाल में, जर्मनी में या म्यांमार में। तो ये जो उत्सव है थांडिंग यूट जो है उत्सव कहाँ, म्यांमार में मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव है और इसका जो है म्यांमार का प्रकाश महोत्सव जो है भी कहा जाता है ठीक है, थांडी जो उत्सव है तो ये म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निम्न स्खलन, सबडक्शन, ठीक है, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव या संवहन। यहाँ पर बताना है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है वो समुद्र तल का फैलाव है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्यतः स्थिति में समुद्री तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूविज्ञानी हैरी हैस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य सागर की चोटियों पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यहाँ नई परत का निर्माण होता है। क्या होता है, जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे नई परतें जो हैं बनती रहती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित है। देखिएगा जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या में परिवर्तन की 3 मुख्य कारक हैं। पहला है जन्म, मृत्यु एवं विवाह। जनसंख्या में जो परिवर्तन के 3 मुख्य कारक बताए गए हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहने वाला है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। परिवर्तन के जो मुख्य कारक हैं वो हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन बी सही होगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या में जो है परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे, लिंगानुपात, साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं जनसंख्या घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर जो है व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। तो आप सभी को पता है विश्व आर्थिक मंच जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया था, जिसमें भारत का जो है 146वां देशों में 146 देशों में कितना था, 127वां स्थान था। तो अगर विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है आती है,
इसमें अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो 127वां था। ठीक है, आइसलैंड जो है लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। 14 वर्ष से ये क्या है, शीर्ष स्थान पर है। कौन सा, आइसलैंड। बिहार के गया जिले की वर्तमान, आपको बताना है यहाँ पर देखिएगा, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर बताना है 5,98,000 आपको बताना है, या 3,20,000, 2,34,000 या 7,80,000। यहाँ पर देखिए बिहार के गया जिले की जो वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की 43,91,418 थी। गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और साथ ही बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, वो है 58,38,465 था। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने है प्रश्न पूछा है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो कि प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, जो कि क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। और वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 189.6 थी या नहीं थी, ये देखना है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, सही है या नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। क्या ये सही है या नहीं है। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 और 3 ऑप्शन जो है सही रहने वाला, ऑप्शन सी इसका सही होगा। यहाँ पर डिटेल देखिएगा इसका। देखिए शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार हैं, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो कि 10,000 ना होकर के कितना है, 1,000। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर 1,000 के बीच में होती है, ना कि 10,000। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तीसरा सही होगा। यहाँ पर वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर इतनी थी, और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 30 थी। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल इनके अनुसार जो है 2019 में अधिक मृत्यु दर वाला राज्य कितना था, 48 पर 1,000 पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर गोवा जो है नगरीकरण राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है। कहाँ, गोवा में। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल की मामले में अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के मामले में तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और यह सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, जन्म दर के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीमित संसाधन ही होगा। ठीक है, जब मृत्यु, यहाँ पर देखिएगा, जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके आगे जो है हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है से संबंधित प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, ऑटोमोबाइल्स निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, पारा है या कैडमियम है या सीसा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी भाई बहनों तक पहुंच सके जो कि इस बुक को यहाँ पर प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके पास इस बुक नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों तक ये बुक पहुंच सके, तो प्लीज़ उन सभी भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर ज़रूर करें।
सभी दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताकर जाना है। नेक्स्ट जो है आप लोग करेंट अफेयर्स की क्लास अगर चाहते हैं जो कि बिहार स्पेशल हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट अगर चाहते हैं तो बताइएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अपना कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति, यहाँ से जो भी प्रश्न होंगे आगे। तो चलिए विदाई लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।